हेलो, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे। और आज फिर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। हम लोगों ने कल कुछ देखा था, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में कुछ कंसेप्ट देखा था। हम लोगों ने कल कैश बुक के बारे में थोड़ा बहुत जाना, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है उसके बारे में समझा था, पासबुक के बारे में जाना था, और पासबुक और कैश बुक के बीच में क्यों डिफरेंस आता है इस पे हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की थी। और उस डिफरेंस को सॉर्ट आउट करके किस तरह एक बैलेंस से दूसरे बैलेंस तक पहुंचा जाता है इस पे भी हम लोगों ने चर्चा की थी। हम लोगों ने देखा था कि अगर कैश बुक का बैलेंस दिया हो तो उस बैलेंस में जो भी क्वेश्चन में आइटम दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में कि किस वजह से डिफरेंस आ रहा है, उसको एडजस्ट करने पे हमको पासबुक का बैलेंस मिल जाता है। हम लोगों ने जो कल क्वेश्चन किया था कंसेप्ट, वो कंसेप्ट किया था कि जब कैश बुक का बैलेंस पॉजिटिव दिया हो, यानी कि डेबिट बैलेंस हो, या कुछ ना लिखा हो, या फेवरेबल हो, या पॉजिटिव हो, तो उस बैलेंस को हम लोग स्टार्टिंग में ले लेते हैं अपने क्वेश्चन में, बैलेंस एज पर कैश बुक करके। और फिर उसमें कुछ जो भी आइटम आपके क्वेश्चन में अवेलेबल है उसमें से कुछ आइटम को हम लोग प्लस कर देते हैं और कुछ आइटम को माइनस कर देते हैं। उसका भी तरीका मैंने आपको बताया था कि क्यों प्लस करते हैं क्यों माइनस करते हैं। तो हमने देखा था कि हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिसका भी क्वेश्चन में बैलेंस दिया हो, जैसे कैश बुक का बैलेंस कल हम लोगों ने देखा था, अगर उसका बैलेंस दिया हो तो पासबुक के बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए हमको पासबुक की तरफ देखना है। पासबुक अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो हम भी इंक्रीज कर देंगे, यानी ऐड में डाल देते थे। अगर हमारा पासबुक डिक्रीज हो रहा है, पासबुक का मतलब पासबुक का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, तो हम भी माइनस कर देते थे। ये क्वेश्चन कल हम लोगों ने देखा था और क्लास जल्दी खत्म कर ली थी एक ही कंसेप्ट पे, क्योंकि कल हम लोगों ने बहुत देर तक समझा था बहुत बातों को, इसलिए क्वेश्चन कम कंसीडर हो पाया। आज के क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि जो तीन और मेथड है, तीन और तरीका बताया गया है कि जब पॉजिटिव बैलेंस पासबुक का दिया हो तो कैश बुक का बैलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर थर्ड हम लोग करेंगे कि जब कैश बुक का बैलेंस निगेटिव दिया हो तो पासबुक का बैलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। और फोर्थ हम लोग देखेंगे कि जब पासबुक का बैलेंस निगेटिव दिया हुआ हो तो कैश बुक का बैलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद भी दो कंसेप्ट हैं, दो कंसेप्ट क्या है या तीन कंसेप्ट कह सकते हैं। एक अमेंडेड कैश बुक का है कंसेप्ट, और एक है जबकि दोनों का एक्सट्रैक्ट आपको दिया रहे, समरी आपको दे दी जाए, कैश बुक दे दिया जाए और पासबुक दे दिया जाए सेम पीरियड का, तो वहाँ पे कैसे हम रिकनसाइल करेंगे। और एक कंसेप्ट है कि डिफरेंट पीरियड का दे दिया जाए तो फिर कैसे रिकनसाइल करेंगे। तो मोट अगर नंबर में डालें तो 3 और उधर 3, 6 कंसेप्ट हमको करना है। तो हम कोशिश करते हैं कि आज जो 3 कंसेप्ट है उसमें से कवर कर ले। अगर देखेंगे क्लास लंबी नहीं होगी तो सारे कंसेप्ट कवर कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे क्योंकि हमें पता है कि सिलेबस छोटा है। और जो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, अगर आपको वो याद है कि अपोजिट पार्टी की तरफ हमें देखना है, अगर अपोजिट पार्टी इंक्रीज हो रहा है तो हम भी इंक्रीज हो जाएंगे, अगर अपोजिट पार्टी डिक्रीज हो रहा है तो हम भी डिक्रीज हो जाएंगे। अगर ये कंसेप्ट में आपका क्लैरिटी है तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे आसानी से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आने वाले 3 कंसेप्ट में। तो आइए आज हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और स्वागत है आपका समृद्धि कॉमर्स क्लासेज में। मेरा नाम है रोशन कुमार और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्लास नंबर 2, जिसमें हम लोग फर्स्ट कंसेप्ट लेने वाले हैं, जिसमें पासबुक का बैलेंस दिया हुआ हो, बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ हो और हमें कैश बुक का बैलेंस कैलकुलेट करना हो। क्लास में जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, और अगर आप पीडीएफ में देखें तो सफिशिएंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाया गया, सफिशिएंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराया गया प्रैक्टिस करने के लिए। तो आपको ये सारे क्वेश्चन हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारा ऐप का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा।
वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जो ये वीडियो क्लासेज आप यूट्यूब पे देख रहे हैं वो हमारी ऐप पे भी आप देख सकते हैं। तो आइए आज अपनी क्लास हम स्टार्ट करें। एक बार फिर मैं बता दूं कि हम लोगों ने कल जो क्वेश्चन किया था, वो क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, ये सारे क्वेश्चन किए थे 23, 24, 25, 26। और आज हम लोग क्वेश्चन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं 26 नंबर से। 25 तक हम लोगों ने किया था, 23, 24, 25। और इन तीनों क्वेश्चन में हमारा कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ था और हमें बताया गया था कि कुछ ट्रांजेक्शन हैं जिनकी वजह से पासबुक और कैश बुक के बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है। मैंने ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन का आपको बताया था कि कैसे कम हो रहा है, कैसे ज़्यादा हो रहा है, और फिर उसको हम लोगों ने रेक्टिफाई करके रिकंसाइल कर दिया कि पासबुक का बैलेंस इतना होना चाहिए। आज हम लोग ठीक अपोजिट काम करेंगे, यानी कि आज हम लोग पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करेंगे कि बैलेंस एज पर पासबुक, यानी बैंक का जो पासबुक में बैलेंस शो हो रहा है और हमारे बिजनेस में जो छोटी सी डायरी रखी हुई जिसका नाम हम लोगों ने कैश बुक रखा है, उन दोनों का बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, तो उसको रिकंसाइल करना। तो कल आपने कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किया था कि आपने अपने बुक पे छोटी सी डायरी जिसका नाम हम लोगों ने कैश बुक रखा है उससे बैलेंस लिया था और बैंक के पासबुक के बैलेंस को कैलकुलेट किया था। आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि बैंक के पासबुक में जो बैलेंस है उसको हम लोग पिक करेंगे और हमारी जो डायरी में घर में जो कैश बुक है उसमें जो बैलेंस है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। और यहाँ पे आपको कुछ बातें और सीख लेनी है। क्या सीख लेनी है कि जिस तरह हम लोगों ने कैश बुक का बैलेंस में, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कैश बुक के बैलेंस ना दिया हो कुछ जानकारी की पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो पॉजिटिव मानना है, या फिर कैश बुक के बैलेंस के सामने डेबिट लिख दे तो पॉजिटिव है, या फेवरेबल लिख दे तो पॉजिटिव है। उसी तरह पासबुक के बैलेंस के सामने अगर कुछ ना लिखे तो पॉजिटिव बैलेंस है। पासबुक के बैलेंस के सामने क्रेडिट बैलेंस लिख दे तो पॉजिटिव बैलेंस है। फेवरेबल लिख दे या पॉजिटिव लिख दे तो अब तो आप समझ ही जाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कैश बुक का बैलेंस पॉजिटिव मतलब डेबिट। कैश बुक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक बार नोट करना है तो नोट कर लीजिए आप। कैश बुक का बैलेंस डेबिट मतलब पॉजिटिव एंड पासबुक का बैलेंस क्रेडिट मतलब तो पॉजिटिव। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये बड़ा इफेक्ट डालती है हमारे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में। एक मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि 31 March 2018 a trader passbook show credit balance 1,15,000. On the comparing the same with the cash book, he find the check worth 30,000 which were issued at the close of the year were cashed in April 18. He deposited cash and check worth 30,000, of which check worth 7,000 was dishonored on presentation. The bank had credited his account on एक मिनट, account on, हाँ ठीक है, his account on account of interest to extent of 1,000 and had charged 300 as a commission. Prepared the bank reconciliation statement as on 31 March 2018. तो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि जिस डेट तक हमको बोले बनाने, हमको इस डेट तक के अंदर के ही ट्रांजैक्शन को अंडरस्टैंड करना है। अगर कुछ इस डेट से बाहर जा रहा है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ जिस पर्टिकुलर पीरियड के लिए बोला गया हो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए वहीं तक देखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। और क्वेश्चन नंबर 26 में हमें बनाना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन
31 मार्च 2018। ध्यान रखिएगा फॉर्मेट सेम रहेगा। आप चाहे तो प्लस माइनस के फॉर्मेट में बना सकते हैं, आप चाहे तो डबल कॉलम के फॉर्मेट में बना सकते हैं, या आप चाहे तो सिंगल कॉलम के फॉर्मेट में भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो हम लोग इसको, पहला क्वेश्चन है, इसको डबल कॉलम के फॉर्मेट में बनाते हैं, क्योंकि नॉर्मली अगर आप बुक वगैरह में देखिएगा तो आपको डबल कॉलम का फॉर्मेट दिखेगा। तो हो सकता है कि आपके माइंड में कंफ्यूजन आ जाए कि हम क्लास में तो मैंने सिखाया सिंगल कॉलम में, लेकिन बुक में डबल कॉलम है। तो बिलीव मी, आप सिंगल कॉलम में भी बनाएंगे तो आपको पता है कि आंसर तो ठीक आएगा, प्रेजेंटेशन भी ठीक रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप डबल कॉलम में बनाइए। अगर आपके स्कूल में, क्योंकि 11th का एग्जामिनेशन तो स्कूल में होता है, तो स्कूल में अगर आपका टीचर प्रिस्क्राइब करते हैं तो नंबर मार्क्स तो जो मिलेंगे आपको 11th का वो स्कूल में ही मिलेगा। लेकिन अगर अदर किसी भी एग्जामिनेशन में आप बना लें अगर सिंगल कॉलम में, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए, आपकी खुशी के लिए हम डबल कॉलम में ही बनाते हैं। तो बैलेंस साइज पर क्या दिया हुआ है, पासबुक। ध्यान रखिएगा, लास्ट को क्लास में जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था वो स्टार्ट करते थे हम लोग बैलेंस साइज पर कैश बुक, यानी अपने घर पे जो छोटी सी डायरी रखी है उसके बैलेंस को पिक करते थे, और जो बैंक के पासबुक में बैलेंस है वहां तक हम लोग पहुंचते थे। आज हम लोग बैंक के पासबुक में जो बैलेंस दिया हुआ है अमाउंट उसको पिक करेंगे, और हमारे घर की डायरी में जो कैश बुक में बैलेंस है वहां तक पहुंचेंगे। ये चीज आपके माइंड में क्लियर होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, ये अगर क्लियर है तो आगे बढ़िए, नहीं क्लियर है तो एक बार फिर से सुनिए मेरी बात को जो मैंने बोला है। ठीक है, आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन में बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है, तो पासबुक ले लेंगे, और क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या रहेगा, सेम ट्रीटमेंट जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में यूज किया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या यूज किया था कि कैश बुक का अगर बैलेंस दिया हुआ है तो हमें पासबुक की तरफ देखना है। अगर पासबुक इंक्रीज हो रहा है तो हम भी इंक्रीज कर देंगे, पासबुक अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम भी डिक्रीज कर देंगे या माइनस कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। पासबुक की तरफ देख रहे थे हम लोग कल, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन बैलेंस एज पर पासबुक से, तो हम लोग कैश बुक की तरफ देखेंगे। अगर कैश बुक उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की वजह से इंक्रीज हो रहा है तो हम भी इंक्रीज कर देंगे, यानी प्लस में कर देंगे। अगर उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की वजह से कैश बुक डिक्रीज हो रहा है तो हम भी डिक्रीज कर देंगे, यानी अपोजिट पार्टी को देखना है, और अपोजिट पार्टी के साथ जो भी हो रहा है वही हमको भी करना है। तो आइए बैलेंस एज पर पासबुक सबसे पहले लिख लेते हैं। और बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस है, यानी पॉजिटिव बैलेंस है 1,15,000। आपको पता है इसके बाद क्या करना है, एक ऐड और 3-4 लाइन छोड़ के आपको क्या करना है, लेस लिख लेना है। देखिए, आपको ऐड लिख लेना है और 3-4 लाइन छोड़ के लेस भी लिख देना है। ठीक है, दिख रहा है आपको। और आइए, इस क्वेश्चन में पॉइंट वाइज नहीं दिया गया है तो आपको खुद सेग्रीगेट करना पड़ेगा पॉइंट वाइज ट्रांजेक्शन को। आइए पहला पढ़ते हैं। बोला कि ऑन द कंपेयरिंग द सेम विद कैश बुक ही फाइंड दैट चेक वर्थ 30,000 विच वेयर इशू एट क्लोज ऑफ द ईयर। क्लोज ऑफ द ईयर का मतलब क्या हुआ, 31 मार्च। 31 मार्च को आपने इशू किया है, और इशू का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, किसी को आपने चेक दे दिया है कि जा भाई मेरे अकाउंट से पैसे ले ले 31 मार्च को, लेकिन हमें तो 31 मार्च तक ही बनाना है, और 31 मार्च तक वह पर्सन नहीं पहुंचा बैंक किसी वजह से, या बैंक पहुंच भी गया तो उसको पैसा नहीं मिल पाया, क्योंकि आप जानते हैं कि चेक को क्लियर होने में, यानी कि कैश में कन्वर्ट होने में 1 से 2 दिन का वक्त लगता है। तो क्या बोल रहा है आगे कि issued at the close of the year were cashed in April 18। तो आपने क्या किया है, आपने जैसे ही उस पर्सन को चेक दिया होगा, आपने क्या किया, अपने घर की डायरी में माइनस कर लिया होगा कि पैसा हमने दे दिया है कैश बुक। अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा कि जैसे ही किसी को हम चेक देते थे हम क्या करते थे, कैश बुक के क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में लिख देते थे। ठीक है,
जिस पर्सन को भी चेक दिया है, भाई रमेश, भाई सुरेश, जिसको भी आपने चेक दिया, यानी सेम डेट को, यानी 31 मार्च को आपने चेक इशू किया और अपने घर की डायरी कैश बुक में आपने उसी दिन माइनस कर दिया। तो हमें यहाँ पर पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है सबसे ऊपर टॉप पे, तो हमें क्या देखना है, कैश बुक देखना है, और कैश बुक में माइनस हो गया, कैश बुक में माइनस हो गया, कम हो गया, तो हम भी क्या कर देंगे, हम भी कम कर देंगे, हम भी कम कर देंगे। पॉइंट नंबर वो पॉइंट बना लीजिए इसको, या पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो भी आप पॉइंट बना सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, चेक इशू, चेक इशूड बट कैश इन अप्रैल। समझ गए? नहीं समझे तो यहाँ देखिए, मान लीजिए आपके कैश बुक का बैलेंस 1,00,000 रुपीज है, ये कैश बुक का बैलेंस है, और ये पासबुक का बैलेंस है 1,00,000 रुपीज। आपने जैसे ही चेक दिया किसी को 30,000, उसी डेट पे आपने माइनस कर लिया, तो आपके कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, 70,000, और यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, तो यहाँ बैलेंस कितना रह जाएगा, 1,00,000 का 1,00,000 ही। तो अब पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में, तो हमें किसकी तरफ देखना है, कैश बुक की तरफ देखना है, और क्या देख के हम क्या पाते हैं कि कैश बुक का बैलेंस 30,000 रुपये से कम है, तो हम भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और ये हो गया 30,000। क्लियर? आगे बढ़े। फिर बोल रहा है ही डिपोजिटेड कैश एंड चेक वर्थ 30,000 ऑफ विच चेक वर्थ एंड 7,000 वेयर डिसऑनर्ड, 7,000 डिसऑनर्ड ऑन प्रेजेंटेशन। आपने कुछ कैश और कुछ चेक, कुछ कैश और कुछ चेक आपने क्या किया है, बैंक में जमा कर दिया है, लेकिन उसमें से एक चेक जो 7,000 का है वो बाउंस कर गया, यानी जिसने भी आपको चेक दिया था उसके अकाउंट में पैसा नहीं था, तो उस वो चेक कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाया। इस टेक्निकल लैंग्वेज में, कॉमर्स में, अकाउंटेंसी में उसको डिसऑनर बोलते हैं, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि चेक बाउंस कर गया। तो आपने जिस दिन बैंक अकाउंट में चेक और कैश दोनों जमा कर दिया, आपने जिस दिन बैंक अकाउंट में चेक एंड कैश दोनों जमा किया, उसी डेट को अपने घर के पास कैश बुक में लिख के निकले होंगे आप, डायरी में लिख के भेजा होगा किसी को, जाओ जमा कर दो मेरे अकाउंट में। तो कैश तो बैंक में भी सेम डे जमा हो गया, और एक चेक था 7,000 का, बैंक जब उस पर्सन के अकाउंट से, बैंक जब उस पर्सन के अकाउंट से पैसा लेने गई तो उस अकाउंट में पैसा ही नहीं था, तो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। लेकिन हमारे कैश बुक में कितना कितना ऐड किया था हम लोगों ने, यहाँ पे देखिए, एक बार देखिए, बैलेंस सेम रखते हैं, 1,00,000 मान लीजिए आपके कैश बुक का बैलेंस है एंड 1,00,000 पासबुक का बैलेंस है। जैसे ही आपने बैंक में जमा किया 23,000 कैश, मान लेते हैं 7,000 का एक चेक था, और 23,000 कैश आपने बैंक में जमा कर दिया। तो जैसे ही बैंक में जमा किया, आपने कैश बुक के डेबिट कॉलम में लिख दिया कि भाई जमा कर दिया पैसा, तो यहाँ पे आपका बैलेंस कितना हो गया, 1,30,000। यहाँ पे कैश बैंक में जमा किया तो कैश तो उसी दिन जमा हो गया होगा, लेकिन चेक बाउंस कर गया, यानी चेक का पैसा आपके अकाउंट में नहीं आ पाया, तो आपके पासबुक का बैलेंस कितना होगा, यानी आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस होगा, 1,23,000, और आपके कैश बुक का बैलेंस कितना है, 1,30,000। तो हम लोग पासबुक का बैलेंस लेके चल रहे हैं, तो क्या देखेंगे, कैश बुक, तो कैश बुक कितने से बढ़ा हुआ है, 7,000 से, तो हम भी 7,000 से क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। पॉइंट नंबर 2, चेक डिपोजिटेड, चेक डिपोजिटेड बट डिसऑनर
डिसऑनर्ड ऑन प्रेजेंटेशन। 7,000। ठीक है, यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बोला कि बैंक हैड क्रेडिटेड हिज अकाउंट, बैंक हैड क्रेडिटेड हिज अकाउंट ऑन अमाउंट, ये होगा अमाउंट, ठीक है, ये होगा अमाउंट। बैंक हैड क्रेडिटेड हिज अकाउंट ऑन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू एक्सटेंट ऑफ 1,000 एंड हैड चार्ज 300 एज ए कमीशन। बैंक ने क्या किया है कि आपके अकाउंट में इंटरेस्ट का पैसा जमा कर दिया। आप बैंक में अकाउंट में पैसा जमा करते हैं तो क्या मैसेज आता है आपके पास, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो 1,000 से प्लस हो गया आपका बैंक का बैलेंस, एंड 300 किसी भी जो बैंक ने आपके बिहाफ पे कोई वर्क किया होगा उसका कमीशन आपसे काट लिया, आपसे ले लिया, तो आपके अकाउंट को क्या कर दिया होगा, माइनस। लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट आपके कैश बुक पे अभी तक नहीं हुआ है। तो दोनों ट्रांजैक्शन को सेपरेट कीजिए। समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो यहां देखिए। बैंक ने क्या किया, आपके अकाउंट में 1,000 रुपीज ऐड कर दिया, तो आपका बैंक का बैलेंस कितना हो गया, 1,01,000। लेकिन कैश बुक में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, तो कैश बुक का बैलेंस कितना है, 1 लाख। तो कैश बुक के बैलेंस को अगर देखेंगे तो 1,000 से क्या है, कम, माइनस। तो हम भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, कितना, 1,000। अच्छा, नेक्स्ट क्या था, 300 रुपीज कमीशन का बैंक ने आपके अकाउंट से क्या कर लिया, डिडक्ट कर लिया। तो बैंक ने क्या किया, आपके अकाउंट में से 300 माइनस कर लिया, तो आपका बैंक बैलेंस कितना हो गया, 99,700। और यहाँ तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है, तो यहाँ बैलेंस कितना है, 1 लाख। तो दोनों को देखेंगे, कैश बुक की तरफ देखेंगे तो देख रहे हैं कि कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है 300 से, तो हम भी बढ़ा देंगे, हम भी क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो हम भी यहाँ पे 4th पॉइंट में लिख दीजिए, बैंक कमीशन, उतना भी लिख देंगे तो हो जाएगा, बैंक कमीशन चार्ज बाय बैंक, या बैंक कमीशन भी लिख के छोड़ देंगे तो चलेगा। कितना, 300। अब आपको पता है कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कि जो प्लस वाला है उसको प्लस करके 7,300 यहाँ पे लिख दीजिए, फिर इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिख दीजिए, और ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 1,22,300। फिर इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिख दीजिए -31,000। तो नीचे आपका आ जाएगा 1,22,300 से क्या करना है, माइनस करना है 31,000 को, 31,000 को माइनस करना है। तो हमारा बैलेंस कितना आ जाएगा, 91,300, क्या, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, कोई समस्या तो बताइएगा, कोई प्रॉब्लम, अगर कहीं समझने में दिक्कत हुई है तो ज़रूर बताइएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि मैं ईच एंड एवरी आइटम का आपको क्या कर रहा हूँ, साथ में ट्रीटमेंट कैसे किया है वो करके दिखा रहा हूँ। 2, 4, 10 क्वेश्चन में आप भी ऐसे कर लीजिए स्टार्टिंग में, उसके बाद आप माइंड में ही कर सकते हैं कैलकुलेशन, तो आपको बार बार ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो देख लिया आपने, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जब हम लोगों के पास क्या हो, पासबुक का बैलेंस हो, पासबुक का बैलेंस हो,
और कैश बुक के बैलेंस को कैलकुलेट करना हो। तो देख लीजिए, जिन्होंने नहीं लिखा है प्लीज नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं फिर से दिखा देता हूँ। और साथ ही साथ जब मैं लिखता हूँ, ट्रीटमेंट दिखाता हूँ आपको कैसे होगा, प्लीज़ उसी टाइम आप भी कर लिया कीजिए, तो ज़्यादा अच्छे अंडरस्टैंडिंग होगी। क्योंकि कुछ लोगों का देखा है मैंने, प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट का, दो प्रॉब्लम है स्टूडेंट का। स्टूडेंट का पहला प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट को जब मैं बोलता हूँ कि थोड़ा स्पीड 1.25 पे देखना, तो मैं देखता हूँ स्टूडेंट देखते हैं 2 पॉइंट, यानी डबल स्पीड में, तो वहाँ कुछ समझ में नहीं आता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट का, वो साथ साथ में नहीं बनाते, वो सोचते हैं कि वीडियो में बस देखेंगे और सीख जाएंगे। ऐसा नहीं है, थ्योरी पेपर नहीं है कि कुछ बातें आपके दिमाग में रह जाएंगी, वहाँ पे भी नहीं आप सीख सकते, लेकिन वहाँ पे क्या कुछ बातें दिमाग में रह जाती हैं और उतनी स्पीड पे वहाँ भी नहीं रहेगा। थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज कीजिए, क्योंकि हम लोग को एक्सप्लेन करने का टाइम थोड़ा धीरे धीरे बताना पड़ता है, तो थोड़ा सा आप स्पीड इंक्रीज कर लीजिए और क्वेश्चन को साथ के साथ कीजिए, एटलीस्ट एक बार तो जरूर साथ में कीजिए। अब पहले वीडियो देखिएगा फिर सोचिएगा आराम से करेंगे, तो हमेशा बिलीव नहीं आपका ये टाइम वेस्ट हो रहा है। तो नोटबुक लेके रखिए, क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन देखिए और साथ में साथ ट्रीटमेंट मेरे साथ साथ कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगर नोट कर लिया हो अगर आप लोगों ने तो। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 अप्रैल 2018 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। पहला वाला क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो साफ साफ आपको बता ही दिया कि पॉजिटिव बैलेंस है। फिर बोला चेक इशू टू राजेश, इशू दिमाग में आते ही मतलब क्या हो जाना चाहिए कि आपने किसी को पेमेंट किया है चेक के थ्रू। ठीक है, ऑन 25 अप्रैल बट दे वेयर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन फर्स्ट वीक ऑफ मई, तो हमको कब तक कंसीडर करना है, जो डेट तक बोले बनाने के लिए। ठीक है, फिर बोला है चेक सेंट फॉर बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक टिल 30 अप्रैल, तो सेकेंड पॉइंट चेक सेंट फॉर टू बैंक फॉर कलेक्शन, यानी कि आपको किसी से चेक मिला है, आपने उसको बैंक में डिपॉजिट किया है कि बैंक भैया उस व्यक्ति के अकाउंट से पैसे काट के मेरे अकाउंट में जमा कर दो। फिर बोला इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक इन आवर करेंट अकाउंट बट नॉट इंटर इन द कैश बुक, बैंक ने इंटरेस्ट आपको दे दिया है लेकिन आप कैश बुक में लिखना अभी तक नहीं लिखे किसी भी वजह से। द बैंक डेबिट आवर अकाउंट फॉर ऑफ बैंक चार्ज, तो अब तो समझने लगे कि बैंक डेबिट कर रहा है मतलब आपके अकाउंट से उतना बैलेंस क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है, और कोई इन्फॉर्मेशन आपको रिसीव नहीं हुआ, यानी कैश बुक में भी कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। कहीं से डिविडेंड क्रेडिट कर दिया गया आपके अकाउंट में, कहीं से डिविडेंड मिला है किसी कंपनी से आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो गया, लेकिन अभी तक आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप समझ गए हैं लास्ट क्वेश्चन को अच्छे से या लास्ट वाले क्लास को भी अच्छे से, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो एक बार प्लीज ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए और फिर मेरे साथ मैच कीजिए, तभी आप सीख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 27 ट्राई करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 अप्रैल 2018, कौन से फॉर्मेट में बनाएंगे, सिंगल या डबल? चलिए डबल ही बनाते हैं, मैंने चाहता हूं कि आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ऊपर वाला हेडिंग लिख लिया आपने, फॉर्मेट लिख लिया है। ठीक है, तो मैं ऊपर वाले हेडिंग को हटा रहा हूँ, बैंक रिकंसिलिएशन, वैसे आप खुद से भी लिख सकते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 अप्रैल 2018, आप खुद से भी लिख सकते हैं। चलिए मैं इसको ऊपर करता हूँ, और सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, बैलेंस एज पर, बैलेंस
एज पर पासबुक, और पॉजिटिव बैलेंस है तो यहाँ पे क्रेडिट लिख दीजिए। नहीं भी लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस नेगेटिव के टाइम ध्यान रखिएगा क्योंकि वहां पे आपको मेंशन करना है, समझना है कि ये नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है, तो बैलेंस एज पर पासबुक, पॉजिटिव बैलेंस दिया हुआ है कितना, 950 लिख लिया हमने। फिर हमें क्या करना होता है, एक ऐड और 2-3 लाइन छोड़ के एक लेस का हम लोग को हेडिंग डाल देना है, ऐसे डाल दिया हमने। अब पॉइंट वाइज पढ़ते जाएंगे और ऐड में जाएगा या लेस में जाएगा उसका ट्रीटमेंट करते चलेंगे। ठीक है गुरु, पढ़े आगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट पढ़े, बोल रहा है कि चेक इशू टू राजेश, चेक भैया हमने राजेश बाबू को दे दिया है कि जाइए अकाउंट से हमारे पैसा ले लीजिए। कब दे दिया, 25 अप्रैल को। बट दे वेयर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द फर्स्ट वीक ऑफ मई। क्या 30 अप्रैल तक राजेश बाबू पैसा लेने गए बैंक? नहीं, तो बैंक का बैलेंस तो एज इट इज है, लेकिन हमने राजेश को पैसा दे दिया था, चेक दे दिया था, उसी दिन क्या कर लिया होगा, अपने यहाँ माइनस कर दिया होगा, या कैशबुक में हमने क्या किया होगा, क्रेडिट साइड में डाल दिया होगा, यानी माइनस कर दिया। सिंपल लैंग्वेज रखते हैं जो कि समझने में आसानी हो। हमने क्या किया, उसी दिन अपने डायरी में माइनस कर लिया कि राजेश को पेमेंट कर दिया, लेकिन राजेश तो 30 अप्रैल तक पहुंचा ही नहीं गुरु। राजेश कब पहुंचा, मई में। हमको कब तक देखना है, 30 अप्रैल तक। तो 30 अप्रैल तक तो बैंक का बैलेंस एज इट इज है। चलिए फिर से एग्जांपल से हम लोग साथ साथ में समझते चलते हैं कि आपको कहीं पे कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो आपको फिर ये सीखने के लिए कहीं और भटकने की जरूरत ना हो और ना कोई कंफ्यूजन हो। तो मान लेते हैं कैशबुक का बैलेंस भी क्या है, 1 लाख रुपीज, और पासबुक का भी बैलेंस क्या है, 1 लाख रुपीज एज्यूम्ड है। राजेश को जैसे ही हमने चेक दिया, हमने क्या किया, कितने का चेक दिया राजेश को, 2960 का। हमने क्या किया, 2960 ऐसे माइनस कर लिया, और बैंक में वो तो पहुंचा ही नहीं, तो बैंक का बैलेंस क्या है, एज इट इज है, 1 लाख का 1 लाख, और हमारे यहाँ बैलेंस कितना हो जाएगा, 97,040 रुपीज। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में किसका बैलेंस दिया गया है, स्टार्ट करने के लिए क्वेश्चन बैलेंस एज पर पासबुक। तो हमको देखना किसको है, कैशबुक को। हमको देखना किसको है, कैशबुक को। तो हम कैशबुक को जब देख रहे हैं पासबुक पे बैठ के, तो देख रहे हैं कि कैशबुक का बैलेंस क्या है, 2960 से क्या है, कम है। पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमें कैशबुक देखना है, और कैशबुक देखा कि हमने पासबुक के बैलेंस से कैशबुक कम है 2940, तो हम भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1, चेक इशू, चेक इशूड but not presented for payment, but not presented for payment। कितना, 2960। ठीक है, तो अगले पॉइंट में चलिए, चेक इशू टू, ये तो हो गया, ये सेकंड पॉइंट है ना, सॉरी। थर्ड पॉइंट में चलते हैं, कह रहा है कि चेक सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक 30 अप्रैल। हमने बैंक को भेजा, चेक जमा किया बैंक में, और बैंक को बोला कि पैसा कलेक्ट कर लो, लेकिन बैंक ने 30 अप्रैल तक कोई काम नहीं किया है। तो जैसे ही हमने क्या किया होगा, चेक बैंक में जमा किया होगा, हमने कैशबुक में क्या किया होगा, प्लस कर दिया होगा, तो पैसा आ गया। लेकिन बैंक बाबू आलसी निकले और 30 अप्रैल तक उन्होंने पैसा कलेक्ट नहीं किया, तो हमारे कैशबुक का बैलेंस कितना हो गया, 1,1790 रुपीज,
और हमारा बैंक का बैलेंस कितना, 1 लाख का 1 लाख ही हो गया। अब पासबुक पे बैठ के कैशबुक को देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि कैशबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है कितने से, 1790 रुपये से। तो हम भी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ऐड कर लेंगे और पॉइंट नंबर 3 को ऐड में डालेंगे। क्या लिखेंगे, चेक सेंट टू बैंक but not credited by bank but not yet credited by बैंक। कितना, 1790। अच्छा, जो आप जिनकी पहली क्लास है वो जान लें कि ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं, इसका मतलब होता है ये निगेटिव बैलेंस है। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट समझ गए। फोर्थ पॉइंट पढ़िए, क्या बोल रहा है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट कह रहा है क्या, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक इन आवर करेंट अकाउंट बट नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक। ये तो सिंपल है, आप समझ ही गए होंगे कि बैंक ने क्या किया है। बैंक ने आपके अकाउंट में 36 रुपये जमा कर दिए, लेकिन अभी तक कैश बुक में आपने कुछ नहीं किया है। तो कैश बुक का बैलेंस कितना रह जाएगा, 1 लाख का 1 लाख, और बैंक का बैलेंस कितना हो जाएगा, 1,36,000 रुपीज। तो पासबुक पे बैठ के कैश बुक को देखेंगे तो क्या मिलता है कि 36 रुपये से कैश बुक का बैलेंस कम है। तो कम है तो हम भी क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो लेस वाले में लिख देंगे, सिंपल बैंक इंटरेस्ट भी लिख देंगे तो हो जाएगा बैंक इंटरेस्ट। कितना, 36 रुपीज। अच्छा, यहाँ तक प्लीज थोड़ा नोट कर लीजिए क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऊपर लेके जाना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ऊपर हेडिंग लिख लिया होगा, बैलेंस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 13 अप्रैल 18 फॉर्मेट बना लिया होगा। और पॉइंट नंबर कहाँ तक का हम लोगों ने ट्रीटमेंट देख लिया है, 4 तक का। पॉइंट नंबर 4 तक का ट्रीटमेंट आप लोगों ने लिख लिया है, ऐसा मैं मानता हूँ। लिख लीजिए एक बार प्लीज, ठीक है, पॉज करके लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं और पॉइंट नंबर 5 की तरफ कह रहा है कि बैंक डेबिटेड आवर अकाउंट ऑफ बैंक चार्ज बट नो इंफॉर्मेशन रिसीव बाय अस इन दिस कनेक्शन। बैंक ने क्या किया है, बैंक ने आपके अकाउंट से बैंक चार्ज, किसी भी तरह का चार्ज, पासबुक चार्ज, एटीएम चार्ज, एसएमएस चार्ज, कोई भी चार्ज, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज आपके अकाउंट से क्या किया है, माइनस कर लिया है। लेकिन अभी तक आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आपने क्या, कुछ नहीं किया है। तो कैशबुक का बैलेंस कितना, 1 लाख का 1 लाख, और यहाँ कितना हो जाएगा, 99,970। तो कैश बुक का बैलेंस पासबुक से देखने से क्या लगता है कि कैशबुक का बैलेंस 30 रुपये से बढ़ा हुआ है। तो हम भी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। पॉइंट नंबर 5, बैंक चार्ज, इतना लिखने से भी काम हो जाएगा, या पूरा डिटेल में लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं कि बैंक चार्ज डिडक्टेड बाय बैंक बट नॉट एट इंफॉर्मेशन रिसीव। ठीक है, तो 30 रुपीज। फिर अगला पॉइंट पढ़ें, यहाँ तक समझ में आ गया। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, और अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, डिविडेंड ऑन शेयर कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन आवर अकाउंट बट नो इन्फॉर्मेशन गिवन टू अस। सिंपल है, सेम ट्रीटमेंट है कि बैंक ने क्या किया है, कहीं से आपके अकाउंट में 240 रुपये आ गए हैं। तो बैंक का बैलेंस हो गया 1,02,40 रुपये, लेकिन अभी तक आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में। तो आपने क्या किया, कुछ नहीं किया है। तो पासबुक पे बैठ के कैशबुक का बैलेंस देखने से क्या पता चल रहा है कि 240 रुपये का बैलेंस, 240 रुपये का बैलेंस कम है। तो हम भी कम कर देंगे, लेस में लिख देंगे। डिविडेंड क्या लिख देंगे, पूरा लिखिए, डिविडेंड
collected by bank but not enter in the cash book। सिर्फ डिविडेंड भी लिख के छोड़ सकते हैं जल्दी जल्दी। तो 240 रुपये से क्या है, बैलेंस कम है, तो हम भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, लिख लिए। चलिए मान लेते हैं कि लिख लिया होगा आपने। उसका सारा पॉइंट हमारा खत्म हो गया। तो अब क्या करेंगे, जो प्लस वाला बैलेंस है उसको प्लस कर लीजिए, दोनों को, इन दोनों को क्या कीजिए, प्लस कर लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए। दोनों को क्या कीजिए, प्लस करके बाहर में लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 1820। फिर क्या करना है अपने को, इन दोनों को प्लस कर लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए। ये हो जाएगा आपका 2770। उसके बाद जितना भी ये निगेटिव वाला है सबको प्लस करके यहाँ पे लिखिए। तो सबको प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, सबको प्लस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3236 माइनस। ठीक है, तो अब इस अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस कर दीजिए। इस अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस कर दीजिए। तो माइनस में माइनस वाला ज़्यादा है और प्लस वाला कम है, तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस में, यानी कि 466। या तो आप माइनस साइन दे दीजिए या फिर जैसा मैंने बताया है उसको कीजिए। क्या करना है, ब्रैकेट में रखिए 466 और लिख दीजिए बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक। अच्छा, जिनको अच्छे से समझ में आ गया था या फिर नहीं भी समझ में आया तो मैंने बोला है, लिखाया था, लिखवाया, नोट करवाया था कि आप नोट कर लीजिए। क्या था वो, कि कैश बुक का बैलेंस डेबिट में है तो पॉजिटिव बैलेंस। कैश बुक का बैलेंस अगर डेबिट में है तो पॉजिटिव बैलेंस है। अगर कैश बुक का बैलेंस निगेटिव होगा, यानी कि कैश बुक का बैलेंस निगेटिव, यानी कि कैश बुक क्रेडिट में है। ठीक है, कैश बुक का बैलेंस पॉजिटिव है तो डेबिट, कैश बुक का बैलेंस निगेटिव है तो क्रेडिट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि बैलेंस एज पर कैश बुक, निगेटिव में है अमाउंट, तो आप इतना भी लिख देंगे तो आपका आंसर ठीक है। अगर आप एकदम सुपर क्लैरिटी आ गई है तो यहाँ पे क्रेडिट लिख दीजिए। ठीक है, समझ लिए। तो ये बस ये दो ही क्वेश्चन मैं अभी रखूंगा फिलहाल, क्योंकि एक क्वेश्चन का अलग से वीडियो बनाएंगे जहाँ बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अभी क्या है, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो मैंने आपका कंसेप्ट क्लियर करवाया, नहीं लिखा तो आप एक बार लिख लीजिए अच्छे से, आराम से, टेंशन मत लीजिए, आराम से लिखिए, आराम से सीखिए, आराम से पढ़िए। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। मैंने बताया कि छोटा सिलेबस है और आपके पास टाइम बहुत है। अभी जून चल रहा है और आपका एग्जाम मे भी फरवरी में होगा, तो अब तब तक आप 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे। क्लियर है यहाँ पे। अच्छा, एक मिनट, दो कंसेप्ट किया आपने, कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक से पासबुक पहुंचे, कैश बुक का बैलेंस पॉजिटिव था, बैलेंस एज पर कैश बुक का बैलेंस पॉजिटिव था, वहां से हम लोग पासबुक के बैलेंस पे पहुंचे कल वाले क्लास में। आज वाले क्लास में हम लोगों ने पासबुक का ओपनिंग बैलेंस लिया है और कैश बुक के बैलेंस तक पहुंचे हैं। ये दो कंसेप्ट हम लोगों ने किया है। और यहाँ पे भी जो पासबुक का ओपनिंग बैलेंस लिया हम लोगों ने, बैलेंस एज पर पासबुक, वो क्या था, पॉजिटिव बैलेंस। बैलेंस एज पर कैश बुक पॉजिटिव बैलेंस, बैलेंस एज पर पासबुक पॉजिटिव बैलेंस, दोनों कंसेप्ट हम लोगों ने किया है। अब हम लोग रिवर्स कंसेप्ट करेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक निगेटिव, उसके बाद बैलेंस एज पर पासबुक निगेटिव। डरने की जरूरत नहीं है,
जो कंसेप्ट बताया है कंसेप्ट वही लगेगा, बस क्या करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन में। और क्वेश्चन नंबर आपको देखना है कौन सा, 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। और ये एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आ चुका है आपके एग्जामिनेशन में पहले। ये लिख लिया आप लोगों ने, उम्मीद है संभवतः आप लोगों ने लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देते हैं, रेड से। तो निगेटिव बैलेंस है तो रेड से चलेगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ascertain the balance by means of the statement that would appear in the passbook of the Mr. A. Kumar as on 31st March 18. ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट निगेटिव बैलेंस, क्रेडिट का मतलब निगेटिव बैलेंस, या ओवरड्राफ्ट लिख दे। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या, ओवरड्राफ्ट जितना आपका लिमिट है उससे ज्यादा आपने ले लिया पैसा, निगेटिव में चलेगा, ठीक है। मतलब जितना पैसा आपके पास था उससे ज्यादा खर्च कर दिया आपने, तो निगेटिव बैलेंस। ओवरड्राफ्ट का मतलब निगेटिव बैलेंस। क्रेडिट लिख दे तो भी निगेटिव बैलेंस, बैलेंस एज पर कैश बुक लिख दे तो भी निगेटिव बैलेंस। तो 28 क्वेश्चन नंबर से हम लोग क्या सीख रहे हैं, प्रिपेयर, ये कंसेप्ट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, प्रिपेयर ऑफ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट prepare bank reconciliation statement on the credit balance। क्रेडिट बैलेंस या फिर आप इसको ओवरड्राफ्ट भी बोल सकते हैं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ कैश बुक। तो क्वेश्चन नंबर 28 से हम लोग डीआरएस बनाएंगे क्रेडिट बैलेंस लेके, किसका, कैश बुक का। कल के क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। और आज के क्लास में स्टार्ट कहां से किया था, पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पासबुक, यानी कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कैश बुक डेबिट मतलब पॉजिटिव, पासबुक क्रेडिट मतलब पॉजिटिव, कैश बुक क्रेडिट मतलब निगेटिव, पासबुक डेबिट मतलब निगेटिव, अपोजिट, ठीक है। तो अब हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो निगेटिव बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा इस कंसेप्ट पे कि कैश बुक का बैलेंस निगेटिव है, बैलेंस एज पर कैश बुक निगेटिव है। अच्छा, फॉर्मेट सेम, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सेम, बस प्लस माइनस थोड़ा डिफरेंट होगा। जो क्या डिफरेंट होगा ये आप जानते हैं, बचपन से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन करेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए पहले हम लोग लिख लेते हैं ऊपर में, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st मार्च 2018। कौन से फॉर्मेट में बनाएंगे, डबल फॉर्मेट में, चलिए कोई बात नहीं, डबल में ही बना लेते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट। तो सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक
यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं ओवरड्राफ्ट, या फिर क्या लिख सकते हैं, क्रेडिट। तो जो भी माइनस वाला फिगर है मैंने उसको आपको पहले क्लास से क्या सिखाया है, ब्रैकेट में लिखना। तो आप क्या कीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए कितना है। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे एक वो है, इधर है 10,540 है, ठीक है 10,540 बैलेंस एज पर कैश बुक 10,540। ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिट है, तो निगेटिव बैलेंस है, तो निगेटिव को हम लोग कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में डाल दीजिए, ठीक है पहला। उसके बाद चलिए ऐड और लेस जैसे करते थे वैसे ही ऐड एंड लेस हम लोग बना लेंगे। ठीक है, दिख रहा है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 31 मार्च, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐड एंड लेस बना लेंगे, जैसे पहले करते सब कुछ वैसे ही करेंगे, कुछ भी आपको डिफरेंट नहीं करना है। फर्स्ट पॉइंट पढ़िए, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ इंडिंग 31 मार्च 18 to 40। यहाँ पे भी सेम ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कैश बुक एंड पासबुक दोनों का बैलेंस एज्यूम कर लेते हैं 1 लाख रुपीज और 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट यानी कि ओवरड्राफ्ट मतलब लोन, क्योंकि आपका पैसा नहीं है। सपोज कीजिए बैंक में आपका 1 लाख रुपए था और आपको बैंक ने एक फैसिलिटी दी है कि आप 1,10,000 रुपए तक पैसा यूज कर सकते हैं। आपका 1 लाख ही है, बैंक ने आपको फैसिलिटी दी है कि आप 1,10,000 तक यूज कर सकते हैं। इट मीन्स 10,000 रुपीज आपको बैंक दे रहा है एज ए लोन, और जब उस 10,000 को आप यूज करेंगे तो बैंक उस पर आपसे इंटरेस्ट लेगी। बैंक क्या लेगी, इंटरेस्ट लेगी। तो बैंक ने क्या किया बैंक ने क्या किया, आपके जो लोन अमाउंट है, ओवरड्राफ्ट का अमाउंट है 10,540, उस पर 240 रुपए का इंटरेस्ट आपके अकाउंट से और माइनस कर दिया होगा, काट लिया। तो अगर बैंक क्या करेगी, यहां से 240 रुपए माइनस कर देगी। लेकिन अभी तक कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ, तो कैश बुक का बैलेंस कितना रह जाएगा, 1 लाख, और बैंक का बैलेंस कितना हो जाएगा, 99,000 कितना होगा, 760। तो अभी हम किसका बैलेंस लेके चल रहे हैं, कैश बुक का बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहे हैं, तो हम किसको देखेंगे, हम देखेंगे पासबुक को। सारा खेल गुरु इसी पॉइंट का कि जिसका बैलेंस आपको दिया हो उसके अपोजिट पार्टी को आप चेक कीजिए। यहाँ बैलेंस किसका दिया हुआ है, कैश बुक का, तो चेक किसको करेंगे, पासबुक को, ठीक है। चेक किसको करेंगे, पासबुक को। और जब कैश बुक पे बैठ के पासबुक को चेक कर रहे हैं तो हम पाते क्या हैं, हमको क्या मिलता है कि पासबुक का बैलेंस 240 रुपए से कम है। तो आप कम कर दीजिए, क्या दिक्कत है, आप भी कम कर दीजिए। हमको क्या करना है, जो करेगा वो हम भी कम कर देंगे। और ये पॉइंट नंबर क्या है, 2, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट को ओडी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट पूरा लिखना है तो लिख सकते हैं फॉर 6 मंथ। तो हम भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अच्छा, जिन्होंने पहले कहीं पढ़ा है और किसी और तरीके से बनाना सीखा है वो होल्ड करेंगे। मैं क्वेश्चन जब खत्म करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा
कि कुछ टीचर क्या करते हैं या कुछ ऑथर क्या करते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला कि एक ही पॉइंट से पूरा चैप्टर बनेगा, आप इसको फॉलो कीजिए, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उस मेथड को फॉलो करते हैं तो इट माइट बी पॉसिबल कि आप फंस सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। ठीक है, तो कम कर दिया हमने, देखा, आपको एक्सप्लेन भी किया। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट में पढ़ते हैं। बैंक चार्ज फॉर एवर पीरियड। हम लोग बैंक चार्ज भी बैंक क्या करता है, आपके अकाउंट से, आपके अकाउंट से बैंक चार्ज क्या करता है, बैंक किसी चीज का चार्ज काट लिया होगा, पासबुक चार्ज, एटीएम चार्ज, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस चार्ज। ठीक है, तो 60 रुपीज बैंक ने आपका क्या कर दिया, आपके अकाउंट से माइनस कर दिया। तो आपका बैंक का बैलेंस कितना है, 99,940 रुपीज। लेकिन कैशबुक में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, तो कैशबुक का बैलेंस कितना है, 1 लाख रुपीज ही। तो बैलेंस किसका दिया हुआ है, कैशबुक का। तो देखेंगे किसको, पासबुक को। अब बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। तो कैशबुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो हम लोग पासबुक को चेक करेंगे, और पासबुक को चेक करते हैं तो पता चलता है कि पासबुक का बैलेंस 60 रुपए से कम है। तो हम भी क्या करेंगे, कम कर देंगे बैंक चार्ज। कितना, ठीक है, आगे बढ़े, पक्का तो। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। कर अ चेक ड्रॉ बट नॉट कैश बाय द कस्टमर प्रायर टू 31 मार्च 18। चेक ड्रॉन का मतलब क्या है, आपने किसी को चेक दे दिया लिख के, ड्रॉन मतलब लिखना, साइन करके दे दिया आपने कि जा ले जा पैसे। चेक ड्रॉन कर दिया आपने, यानी चेक आपने साइन कर दिया, लिख दिया। बट नॉट कैश बाय द कस्टमर प्रायर टू 31 मार्च 2018। तो हमें कब तक चेक करना है, कब तक का बना रहे हैं हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, 31 मार्च का। तो हमको कब तक देखना है, 31 मार्च तक ही। तो जैसे ही चेक हमने लिखा होगा, हमने दिया होगा, हमने क्या किया होगा, अपने अकाउंट से, मतलब जो कैशबुक हमारे डायरी वाला अकाउंट, उससे हमने क्या किया होगा। जैसे चेक लिखते हैं हम लोग, क्या देखें पहले भी के क्वेश्चन में, जैसे किसी को चेक दिया हम माइनस कर देते हैं, या कोई हमें चेक देता है तो हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं फटाक से उसी टाइम। तो हमने जैसे ही चेक किसी को दिया, माइनस कर दिया, अपने पॉकेट के डायरी निकाला पॉकेट से और माइनस। लेकिन कस्टमर आया नहीं 31 मार्च तक आपके अकाउंट में पैसे लेने, बैंक में नहीं आया किसी भी वजह से। तो बैंक में कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ। तो बैंक का बैलेंस कितना है, 1 लाख का 1 लाख, और हमारा बैलेंस कितना हो जाएगा, 90, कितना हो जाएगा तो चेक कीजिएगा, 97,700। तो बैलेंस किसका दिया हुआ है, कैशबुक का, बैलेंस एज पर कैशबुक। तो देखेंगे किसको, पासबुक को। तो जब पासबुक को देखेंगे तो क्या पता चलता है कि पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। तो हम भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। पॉइंट नंबर 4, चेक इशू। अच्छा, ड्रॉ लिखा रहा है या फिर इशू लिखा रहा है, सब एक ही बात है। चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड। और लिखना है तो लिख सकते हैं इनटू बैंक। तो प्लस कर देंगे। अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, मैं इस कॉलम में इस दोनों को लिख दिया हूँ, इधर लिख देता हूँ 240 एंड ये था 60। अभी ये कितना था
2300। आगे चलता है चेक पेड टू बैंक, बट फिर चेक आपने क्या किया, आपको किसी ने चेक दिया था, आपने क्या किया, बैंक में जमा कर दिया। चेक पेड टू बैंक, हमने बैंक में चेक जमा कर दिया। तो जैसे ही चेक हमने बैंक में जमा किया होगा तो पॉकेट से डायरी निकाल कर हमने क्या किया होगा, प्लस पैसा आ गया, प्लस पैसा आ गया। तो आपने क्या किया होगा, फटाक से पैसा आ गया। लेकिन क्लियर अभी तक नहीं हुआ 31 मार्च तक, तो क्या बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ा होगा, नहीं, कुछ नहीं हुआ होगा। तो बैंक में तो कुछ हुआ ही नहीं। तो बैंक का बैलेंस कितना, 1 लाख का 1 लाख। ठीक है। तो जब कैश बुक का बैलेंस दिया हो, बैलेंस एज पर कैश बुक, तो किसको देखते हैं, पासबुक को। तो पासबुक को देखने पे क्या पता चला आपको, अरे पासबुक का तो बैलेंस 4340 से कम है। तो हम भी क्या करेंगे मजबूरी में, हम भी मजबूरी में क्या करेंगे, हम भी कम कर देंगे। चेक पेड टू बैंक but not at credited, कितना था, 4340 ना, 4340। ठीक है, क्लियर है, यहां तक लिख लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। लिख लिया आप लोगों ने, अगर तो थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, स्पेस की थोड़ी कमी हो जाती है। ठीक है, एक बार लिख लीजिए, लिख लिया यहां तक, लास्ट वाला पॉइंट में लिख लीजिए, लिख लिया। आगे बढ़ते हैं, एक ही पॉइंट बचा, कह रहा है ए बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। अच्छा देखिए, आप लोगों के साथ जायजती है कि आप लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर अभी नहीं पढ़ा होगा, और डेफिनेशन में अगर आपने ध्यान नहीं दिया है बिल ऑफ एक्सचेंज का बिल्स रिसीवेबल क्या है, तो मजबूरी है आपकी कि आप एग्जामिनेशन में कंफ्यूज हो जाएंगे। थोड़ा सा इस पे मैं ब्रीफ दे देता हूँ कि देखिए, बिजनेस में ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो क्रेडिट पीरियड पे होते हैं, यानी उधार में होते हैं। उधार के लिए कोई लिमिट रहती है कि इतने दिनों में हम पेमेंट कर देंगे, इतना समझते हैं आप। अब मैं एक बिजनेसमैन हूँ, या एग्जाम्पल ले लेते हैं, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कुछ सामान बेचा, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कुछ सामान बेचा उधार में। ठीक है, तो मिस्टर ए को 3 महीने का उधार दिया है मिस्टर ए ने बी को, कि 3 महीने बाद पैसा मिलेगा। मिस्टर ए को 3 महीने तक वेट करना पड़ेगा कि मिस्टर बी पेमेंट करेगा तो वो कुछ काम करेगा उस पैसे से। तो इसका एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, मिस्टर ए एक पेपर उठाएगा और उस पर लिखेगा कि मिस्टर बी, तुम 3 महीने के बाद जो भी डेट आ रहा है, सपोज कीजिए 30 जून, तुम 30 जून को मुझे, तुम 30 जून को मुझे जो भी अमाउंट उधार का है, मान लेते हैं 50,000 रुपये, तुम मुझे 50,000 रुपये दोगे, या मुझे दो या मैं जिसको बोलूँगा उसको 30 जून को पैसे दोगे। मिस्टर बी 30 जून को 50,000 रुपये तुम मुझे या मैं जिसको बोलूँगा उसको दे देना। ये एक पेपर पे लिखा, ठीक है, पेपर ही मानिए आप, थोड़ा सा लीगल फॉर्मेलिटी कराया जाता है, उस पर स्टैम्प वगैरह लगता है, ठीक है। लेकिन अभी आप मानिए कि सिंपल पेपर पे लिखा और मिस्टर बी को दे दिया। मिस्टर बी उस पर लिखेगा एक्सेप्टेड, मिस्टर बी क्या लिखेगा, एक्सेप्टेड। मिस्टर
ए ने उसको बोला, मिस्टर बी बोला ठीक है इट्स ओके, साइन कर देगा, एक्सेप्टेड। तो वो जो पेपर है वो कहलाता है बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल। वो क्या कहलाता है? बिल्स रिसीवेबल। यानी मिस्टर ए के लिए उस पेपर का मतलब हुआ बिल्स रिसीवेबल, और मिस्टर बी के लिए उस पेपर का मतलब हुआ बिल्स पेएबल। ठीक है, समझ गए? तो उस पेपर पे लिख के दे दिया और वो एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या हो गया? बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज। और मिस्टर ए के लिए वो पेपर हो गया बिल्स रिसीवेबल, और मिस्टर बी के लिए वो पेपर हो गया बिल्स पेएबल। अब उस पेपर की वैल्यू ये होती है कि अब मिस्टर ए चाहे तो उस पेपर को बैंक में ले जाएगा और बैंक को बोलेगा देखो मैंने किसी को, मेरे पास एक पेपर है बिल्स रिसीवेबल, 30 जून को 50,000 रुपये मुझे बी देगा, क्या आप इसको खरीदोगे? तो बैंक क्या करता है, जो कि 30, जब भी मिस्टर ए गया, मान लीजिए मिस्टर ए 1 अप्रैल को ही ये हुआ ट्रांजेक्शन, ए को बोला बी को, बी ने एक्सेप्ट किया, ए को दे दिया पेपर। तो मिस्टर ए का 1 अप्रैल को बैंक में चला गया, तो बैंक को कब पैसा वो मिलेगा? 30 जून को। तो बैंक क्या करेगी, 3 महीने का इंटरेस्ट जो भी हो वो 50,000 से माइनस कर लेगी और बाद बाकी पैसा मिस्टर ए को दे देगी। जब 30 जून आएगा तो बैंक को पैसा मिल जाएगा, 50,000 इंटरेस्ट पहले ही काट चुकी है। तो वही लिखा हुआ है कि ए बिल्स रिसीवेबल, मिस्टर ए के पास जो पैसा बिल पेपर पड़ा हुआ है, डिस्काउंटेड विद द बैंक, बैंक से जाकर उसने इंटरेस्ट कटवा के पैसा ले लिया उतना। मान लीजिए बैंक ने 500 रुपये इंटरेस्ट काटा तो 49,500 ए को मिल गया। वाज डिसऑनर ऑन 31 मार्च 18, जब 30 जून का समय आया तो बी नहीं दे पाया पैसा, तो क्या हो गया? डिसऑनर। चेक की तरह समझिए। तो आपको जब बिल से रिसीवेबल मिला होगा तो आपने क्या किया? बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, तो आपने क्या किया होगा? अपने अकाउंट में, अपने डायरी में, अपने डायरी में क्या किया होगा? आपने अपने डायरी में, बोलिए, पैसा प्लस कर दिया होगा। और बैंक को जब मिलना था आपने क्या किया? आपने 1,000 रुपया जैसे ही बिल से रिसीवेबल आपको बैंक से डिस्काउंट करवाया आपने, तो आपने क्या किया? आपके पासबुक, आपके सॉरी आपके कैश बुक में घर पे छोटी डायरी में क्या लिख लिया? 1,01,000 रुपये। लेकिन जब आया समय तो बी के पास तो पैसा ही नहीं था, तो बी तो दिया ही नहीं। तो बैंक के अकाउंट में पैसा जमा हुआ? नहीं हुआ। तो अब बैलेंस किसका दिया हुआ है? कैशबुक का। तो किसको देखेंगे? पासबुक को। और जब पासबुक को देखेंगे तो क्या पता चलता है? पासबुक को देखेंगे तो क्या पता चलता है कि पासबुक का बैलेंस तो 1,000 से कम है। तो कोई बात नहीं, हम भी 1,000 से कम कर देंगे। ठीक है, तो आइए बीआर बिल्स रिसीवेबल समझ गए होंगे। डिफिनीशन का चैप्टर जरूर देखिएगा, वहां पे मैंने सब कुछ एकदम आराम से बताया है। तो आपको बार बार मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि अभी आप छोटे बच्चे हैं, भूल जाएंगे कहीं, इसलिए मैंने फिर से क्या किया, आपको याद दिला दिया कि हम ये कर चुके हैं। तो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर कितना? 1,000 हो गया। इसके बाद कोई पॉइंट नहीं है। सो आइए हम लोग अब ऊपर ये 23 ही रह जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कीजिए, इन दोनों को प्लस करके यहां लिखिए। तो देखिए 10,540 माइनस में है, 10,540 माइनस में है, और 2,300 क्या है?
प्लस में 10,540 माइनस में है, और 2300 क्या है प्लस में। तो 10,540 प्लस 2300। तो आपको क्या करना है, अगर आपको कैलकुलेटर दिख रहा है ठीक से, तो आपको क्या करना है, कैलकुलेटर पे आप करके देखिए। पहले आप क्या कीजिए, अगर आपको दिख रहा है क्या, ये देखिए, पहले आप माइनस का साइन पुट कीजिए। अब क्या कीजिए, पहले ये माइनस का साइन पुट कीजिए एंड फिर लिखिए 10,540। फिर आप लिखिए 10,540। फिर उसमें क्या करना है, प्लस करना है 2300 को, तो प्लस का साइन दबाइए एंड 2300 डालिए एंड इक्वल टू दबाइए, तो देखिए कितना आएगा, -8,240। आपको दिख रहा है तो देखिए -8,240। तो -8,240 आएगा, तो लिख देंगे -8,240। और वैसे भी आपने बचपन से पढ़ा है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, समझ गया। और जिनको अच्छे से मैथ एकदम क्लियर है, उनको पता है कि 10,540 निगेटिव है और 2300 रुपये पॉजिटिव है, तो अभी भी कितना आप निगेटिव में है, 8,240। और उसके बाद क्या करना है, आपको पता है कि इन सब को ऐड कर दीजिए, 240 प्लस 60 प्लस 4340 प्लस 1000, तो ये हो जाएगा 5,640 निगेटिव। अब दोनों माइनस माइनस में है, दोनों माइनस माइनस में, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 8240 प्लस 5640, आपका आंसर होगा माइनस में ही 13,880, यानी कि बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे भी आ रहा है, या आप डेबिट भी लिख सकते हो। क्वेश्चन जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस निगेटिव है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि निगेटिव के साथ जितना भी निगेटिव है प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा। तो जैसे और ठीक से समझाओ एक बार क्या, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि वो भी देख रहे हैं जो थोड़ा सा ये नहीं समझते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आप पर 10,540 रुपये का कर्जा है, आप पे 10,540 रुपये का कर्जा है, और आपने 2300 रुपये सधा दिया है, चुका दिया है, पेमेंट कर दिया है। तो अब आप पे कितना कर्ज बचेगा, 10,540 रुपये का आप पे कर्जा है, और आपने 2300 रुपये चुका दिया है, पेमेंट कर दिया है, दे दिया है, पेड। तो अब आप पे कितना कर्ज है, 8,240 कर्ज ही है, माइनस में है आप। और फिर आपने ये सब जो माइनस में इतना कर्जा और ले लिया 5640, तो अब आप पे कितना कर्जा होगा, 13,880। तो मैंने आपको क्या बोला, क्वेश्चन सेम रहेगा, कंसेप्ट सेम रहेगा, बस क्या करना है, जोड़ घटाव में थोड़ा सा बचपन की बातें आपको याद करनी है कि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, पढ़ा था ना आप लोगों ने बच्चे में, ठीक है। तो क्वेश्चन सेम बनेगा, सब कुछ सेम होगा, बस इतना याद रखिएगा कि माइनस वाले को माइनस से जोड़ देना है और प्लस वाले को माइनस से घटा देना है, ठीक है। तो ये हमने आपको कैशबुक का बैलेंस लेके पासबुक कैलकुलेट करना सिखाया, जब कैशबुक का बैलेंस निगेटिव दिया हो। आप लोगों ने ठीक से समझा है, मुझे पूरी उम्मीद है। कोई डाउट होगा, मन में थोड़ा सा भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप बताइएगा, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। डाउट मत रखिएगा कि छोड़ो यार, कौन सा बोर्ड एग्जाम होगा, नेक्स्ट ईयर 12th में देखेंगे। मेरे पास ऐसे भी बच्चे आते हैं
जिन्होंने आज तक अकाउंट नहीं पढ़ा, आपको बिलीव करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 11th में अकाउंट में ध्यान ही नहीं दिया, कुछ पढ़ा ही नहीं, डायरेक्ट 12th में आते हैं अकाउंट पढ़ने। और 12th में मैं मानता हूँ कि 11th वाला चैप्टर तो नहीं है, लेकिन कंसेप्ट तो है। तो ऐसा नहीं है कि आप 11th में नहीं पढ़ेंगे और डायरेक्ट सोचेंगे 12th में 3 मार देंगे, तो बहुत कम चांसेस है, आपको क्लास ही समझ में नहीं आएगी। मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे को दो कैटेगरी में बांटता हूँ, जो 11th में पढ़ा है लेकिन पढ़ा नहीं है, मतलब सिर्फ स्कूल गए हैं, कोचिंग किया है, लेकिन उनको ये भी नहीं पता है कि डेबिट की क्रेडिट। तुक्का लगा के अगर बोल भी दे तो पूछो क्यों डेबिट और क्यों क्रेडिट, तो नहीं पता है। एक साल आपने किया क्या भाई, अब नहीं पढ़ना है तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है कि मत पढ़ो। कौन क्या बिगाड़ देगा आपका, जब टाइम आएगा आपको खुद पता चल जाएगा, और जब पता चलेगा तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो दो, आपके पास क्या है ना कि आपको कंसेप्ट में क्लैरिटी रखनी है लाइफ में, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, एकदम क्लियर रहो। बीच वाले का कोई गुजारा नहीं है। जिनको नहीं पढ़ना है, क्लैरिटी उनके बहुत अच्छा है कि भाई मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम कुछ और करेंगे लाइफ में, या गलती से कॉमर्स में आ गए 12th के बाद स्ट्रीम चेंज कर लेंगे, है ना, ओके। लेकिन जिन्होंने सोच समझ के कॉमर्स में एडमिशन लिया है और लाइफ में पढ़ना है, आगे प्रोफेशनल कोर्सेज करना है, CA CS CMA, आजकल तो CPA CFA भी काफी पॉपुलर है, तब तो भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो इस भरोसे मत रहिए कि 12th में पढ़ेंगे अकाउंट, अभी मौज। मैंने आपको बोला ना कि आपको बहुत लंबा सिलेबस नहीं है, ठीक से पढ़ेंगे 2-3 महीने एकदम दबा के पढ़ेंगे, काम हो जाएगा। और थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो 5-6 महीने में काम हो जाएगा। लेकिन ये एटीट्यूड मत रखिएगा प्लीज, मैं आपको पर्सनल सजेशन देता हूँ, मैं बहुत डेली मिलता हूँ, कम से कम 20 स्टूडेंट से मिलता हूँ डेली ऐसे, जो 12th में मेरे पास 12th में आए हैं और बोलते हैं कि 11th में जहाँ पढ़े ठीक से नहीं पढ़ाया टीचर। है भाई, टीचर ठीक ही पढ़ाया होगा, तुमने इंटरेस्ट नहीं लिया होगा, सब टीचर ठीक पढ़ाते हैं, एक भी टीचर ऐसा नहीं है जो कि गलत पढ़ा दे आपको। पढ़ाने का स्टाइल सबका डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन पढ़ाएगा तो सब वही, जो डेबिट है वो डेबिट ही बताएगा, जो क्रेडिट है वो क्रेडिट ही बताएगा। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है, अगर बहुत सारे ऑथर की बुक में आप देखेंगे तो जो हमने निगेटिव में लिखा है वो पॉजिटिव में लिखा रहता है, जो पॉजिटिव में लिखा है वो निगेटिव में लिखा रहता है। बात समझे, कि जितना ये 5640 हमने लिखा है आइटम वाइज, 240 60 4340,000, ये कई सारे टीचर या भी बताते हैं और कई ऑथर के बुक में भी लिखा हुआ है, वो प्लस में लिखते हैं ऐड में, और जो ऐड में लिखा हुआ है 2300 वो लिखा रहेगा लेस में, वो भी ठीक है। लेकिन क्या है ना कि कंफ्यूजन से बचना है, हम एक पैटर्न सीख रहे हैं, उसी पैटर्न पे क्यों ना सारे क्वेश्चन बना लें। जब आपको समझ में आ जाएगा, मास्टरी हो जाएगी, तो जैसे खेलना है खेलिए। लेस वाला ऐड में लिखने का क्या लॉजिक है कि माइनस माइनस वाले को प्लस करना है, और ऐड वाले को लेस में लिखने का क्या लॉजिक है कि प्लस वाले को माइनस करना है। तो हम क्वेश्चन वैसे ही बनाते हैं, क्वेश्चन वैसे ही बनाते हैं जैसे अभी हमने पीछे सीखा है पॉजिटिव बैलेंस में। ठीक है, तो क्लैरिटी रखना, एकदम कोई भी डाउट हो तो कंफ्यूज मत होना, ऐसा नहीं कि अरे छोड़ो यार फालतू का ज्ञान। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया जिसमें हम लोगों ने कैश बुक का बैलेंस क्या लिया है, निगेटिव लिया था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और फिर हम लोगों ने पासबुक का बैलेंस कैलकुलेट किया। आपने देखा कि ट्रीटमेंट में कोई भी चेंज नहीं करना है, जो लेस हो रहा है लेस करेंगे, जो प्लस हो रहा है प्लस करेंगे। लास्ट में लॉजिक IQ का बात है कि जो माइनस माइनस वाला है साथ में हो जाएगा, और जो प्लस वाला है वो माइनस में हो जाएगा। लोन का एग्जाम्पल, कर्जा का एग्जाम्पल लेके मैंने आपको समझाया कि आपने कर्ज लिया है, उस तरीके से सोच लीजिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट सेकेंड कंसेप्ट ले ले हम लोग,
और उसके बाद क्लास खत्म कर देंगे। फिर दो छोटे मोटे जो कंसेप्ट है वो अगले क्लास में कर लेंगे। अच्छा कंसेप्ट है, वो भी सीख के जाइएगा। वहां से क्वेश्चन आने की कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन पूछ सकता है। अब कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि सिलेबस में है तो क्या पूछेगा और क्या नहीं पूछेगा। चांसेस आर वेरी लेस कि वहां से क्वेश्चन है, लेकिन अगले क्लास में दो छोटे छोटे कंसेप्ट वो हम लोग कर लेंगे। और फिर लास्टली क्या करेंगे, एक क्लास लेंगे जिसमें सारा मिक्सअप क्वेश्चन रहेगा। कोई भी क्वेश्चन पिक कर लेंगे, ओपनिंग बैलेंस कैश बुक का या पासबुक का, पॉजिटिव वाला या निगेटिव वाला, अच्छे अच्छे क्वेश्चन 5-10 करके क्लास खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखिए। ये लिख लिया होगा, आई उम्मीद है कि आपने लिखा होगा। नहीं लिखा है तो वीडियो पॉज करके प्लीज लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर अभी हम 29 करने वाले हैं। और 29 में हम कौन सा कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं? कंसेप्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं 29 में प्रिपरेशन ऑफ DRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओवरड्राफ्ट बैलेंस और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। मतलब ओवरड्राफ्ट मतलब निगेटिव, या फिर डेबिट बैलेंस मतलब निगेटिव। तो पासबुक का निगेटिव बैलेंस दिया रहे, वहां से अपने को क्या कैश बुक तक पहुंचना है। कंसेप्ट सेम है जैसे करते थे कि पासबुक का बैलेंस देखना है तो कैश बुक देखेंगे, कैश बुक को चेक करेंगे। ज़्यादा हो तो हम भी ज़्यादा हो लेंगे, कम हो तो हम भी कम हो लेंगे, बैलेंस आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस का कंसेप्ट है, जो प्लस रहेगा वो माइनस होगा, आंसर हमारा आ जाएगा। तो आइए क्वेश्चन के थ्रू चेक करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 29 सबसे पहले ऊपर चेक पढ़िए। क्वेश्चन नंबर ये लिख लिया आपने, लिखना है तो लिखिए, नहीं समझ गए बात तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 29 से हम लोग डेबिट बैलेंस वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, 29 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग बना रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पूरा लिखिएगा आप लोग प्लीज एग्जामिनेशन में। एज ऑन कब बनाना है, डेट वगैरह कुछ दिया हुआ है क्या? डेट वगैरह ऐसा कुछ दिया हुआ तो नहीं है, तो छोड़ दीजिए। पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट ठीक है, फॉर्मेट तो आप लोगों को पता है, लिख लिया होगा। फिर बैलेंस एज पर पासबुक। अब आपको मन है तो आगे में ओवरड्राफ्ट लिखिए या डेबिट, समझ गए अच्छे से तो डेबिट बैलेंस भी लिखिएगा तो चल जाएगा। बस आपको क्या करना मैंने सिखाया है कि जो निगेटिव बैलेंस है उसको ब्रैकेट के अंदर रखिएगा। तो भी ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ब्रैकेट ब्रैकेट वाला भाई है, दोनों को जोड़ना है, और बिना ब्रैकेट वाला दुश्मन है उसको माइनस करना है ना। एक जैसा ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट में मतलब एक जैसा है तो दोनों को प्लस कर देना है, और जो भाई नहीं है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए। तो बैलेंस एज वेल पासबुक दिया हुआ, फिर पहला पार्ट क्या बोला, अनप्रजेंटेड चेक। सिंपली देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, बस क्या बोल दिया, अनप्रजेंटेड, जो प्रेजेंट ही नहीं हुआ। मतलब क्या, हमने किसी को चेक दिया है लेकिन वो प्रेजेंट नहीं किया बैंक में जाके, वो प्रेजेंट नहीं किया बैंक में जाके, तो बैंक का बैलेंस क्या होगा, उतना ही का उतना ही रह जाएगा।
क्योंकि गया ही नहीं पैसा लेने, अनप्रजेंटेड, प्रजेंट ही नहीं हुआ। सेम एग्जांपल लेते हैं, कैश बुक एंड पासबुक। 1 लाख दोनों का बैलेंस है। हमने जैसे ही किसी को चेक दिया, क्या किया, अपना डायरी निकाला पॉकेट से, लिख लिया माइनस, कितना माइनस कर दिया होगा, 6880। तो कितना बैलेंस आएगा, 93,120। बैंक में तो गया ही नहीं पैसा लेने, तो बैंक में कुछ हुआ नहीं हुआ, तो बैंक का बैलेंस उतना का उतना ही रह जाएगा। बैंक का बैलेंस उतना का उतना ही रह जाएगा। तो अब किसका बैलेंस लेके चल रहे हो गुरु? पासबुक का बैलेंस लेके तो चल रहे हो। किसका बैलेंस लेके चल रहे हो? पासबुक का। तो किसको देखोगे, कैशबुक को? पासबुक का बैलेंस लेके चल रहे हो तो किसको देखोगे, कैशबुक को। तो कैशबुक को देखते हो तो क्या पता चलता है कि अरे भाई कैशबुक तुम तो कम हो, माइनस हो 6880 से। तो चिंता की कोई बात नहीं है, हम लोग भी क्या करेंगे, माइनस हो जाएंगे। हम लोग भी क्या करेंगे, तुम्हारे दुख में शामिल हो जाते हैं। तुम अगर खुश हो तो हम भी खुश हो जाएंगे प्लस, तुम अगर दुखी हो तो हम भी दुखी हो जाएंगे माइनस। यहाँ पे क्या है, दुखी है तो आप भी दुखी हो जाइए। अनप्रेजेंटेड चेक सॉरी कितना, 6880। सेकंड क्या है, अनक्रेडिटेड चेक, मतलब आपने अकाउंट में चेक जमा किया है लेकिन वो आपके अकाउंट में अभी तक पैसा आया नहीं। तो जैसे ही हमने चेक बैंक में जमा करते हैं, हम क्या करते हैं, अपनी छोटी सी कैशबुक निकालते हैं और उसे प्लस 4520। लेकिन बैंक तो अभी तक पैसा कलेक्ट करके आपके अकाउंट में डाला ही नहीं, तो आपने तो फटाक से क्या किया, प्लस 4520, और बैंक ने तो अभी कुछ किया ही नहीं। तो बैंक का बैलेंस कितना है, 1 लाख, और कैशबुक का बैलेंस 1,04,520। तो यहाँ पे पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, यहाँ पे पासबुक का बैलेंस दिया हुआ, तो हम लोग किसको देखेंगे, कैशबुक को। और कैशबुक को देख के क्या पता चलता है कि कैशबुक भाई तुम तो बढ़े हुए हो, इंक्रीज हो। हम भी इंक्रीज हो जाते हैं, कितने से, प्लस हो जाते हैं, कितने से, 4520 से। अनक्रेडिटेड चेक, होता है 4520। उसका नीचे भी कुछ पॉइंट है, आइए देखते हैं। नीचे पॉइंट है, बोला है कि द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम हैज बीन अंडरकास्ट बाई 1000। अंडरकास्ट मतलब कम। और क्या लिखा हुआ, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम। तो आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में, मान लीजिए ये कैश बुक है, ये डेबिट है, जहां पैसा आता है तो लिखते हैं आपका डायरी, और ये क्रेडिट साइड है, जहां पैसा जाता है तो लिखते हैं। तो यहां पे मान लीजिए एक बैलेंस था 5000, तो ये एक बैलेंस था 5000, और यहाँ पे भी मान लीजिए एक बैलेंस था 5000। अब पता चला कि जो ये 5000 है सो 6000 होना चाहिए। अब पता चला कि जो ये 5000 है वो 6000 होना चाहिए। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक 1000 से कम है, तो अगर ये 5000 यहाँ पे है और ये 5000 यहाँ पे, तो अंत में हमारे पास क्या बचा है, 0।
5,000 आया, 5,000 गया, ठीक है। तो लेकिन अब पता चला कि ये कम है, तो अगर ठीक होता तो कितना होता, 1,000, यानी 6,000, 1,000 से बढ़ जाता तो यहाँ भी जीरो की जगह पे क्या बचता है, 1,000, यानी जो कैशबुक का बैलेंस है वो क्या है, 1,000 से कम है। तो हम भी क्या करेंगे, कम हो जाएंगे। इस एग्जाम समझिएगा, तो ऐसे समझिए, आपका जो ये बैलेंस है 1,000 से कम है, यहाँ पे बैलेंस कितना हो जाएगा, 99,000, और ये 1 लाख का 1 लाख। तो पासबुक से कैशबुक की तरफ देखते हैं तो क्या पाते हैं, कैशबुक 1,000 से कम है, तो हम भी क्या हो जाएंगे, कम। डेबिट साइड हैज बीन अंडरकास्ट 1,000। अगला पॉइंट देखिए, बोला कि ए चेक फॉर 400, ए चेक फॉर 400 paid to a creditor has been wrongly entered in the cash column। हो, आपको पता है कैशबुक पढ़ा अगर आपने होगा तो कैशबुक का डेबिट साइड है ये, कैशबुक का क्या है, ये डेबिट साइड। इधर दो कॉलम, डबल कॉलम कैशबुक में क्या होता है, कैश बैंक, एक कैश का जो ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं वो लिखते हैं, और एक बैंक का ट्रांजेक्शन होता है वो लिखते हैं। और ये क्रेडिट साइड है, इधर भी क्या है, कैश का ट्रांजेक्शन जो पैसा जाता है वो लिखते हैं, और ये बैंक से जो पैसा जाता है वो लिखते हैं। डेबिट साइड में पैसा आता है वो लिखते हैं, और क्रेडिट साइड में पैसा जाता है वो लिखते हैं। अब ये चेक फॉर 400 पेड टू ए क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब कौन, जिससे हम उधार सामान खरीद के लाए हैं और उसको पैसा देना है। तो हमने 400 रुपया अगर दिया है चेक से, 400 रुपया दिया है चेक से, तो कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे, लेकिन गलती से कहाँ लिख दिए, यहाँ। 400 रुपया जो हमने दिया है वो लिखना चाहिए यहाँ, लेकिन गलती से कहाँ लिख दिए, यहाँ। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे अगर 1,000 रुपया, यहाँ पे 1,000 रुपया पकड़ लीजिए, 1K, तो अगर 400 रुपये यहाँ लिखते तो अंत में कितना बचता, 600, अंत में कितना बचता, 600। ये 1,000 है, ये 1,000 है, यहाँ पे अगर 1,000 पैसा आया है और 400 गया वाला लिखते जो चला गया है, तो यहाँ कितना बचता, 600। लेकिन हमने कहाँ लिख दिया, यहाँ, यानी कि ये 400 तो लिखा ही नहीं, तो बैलेंस कितना लिखा हमने, यहाँ पे बैलेंस कितना बचेगा, 1,000। यानी कि ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, वो कितने से बढ़ा हुआ है, वो कितने से बढ़ा हुआ है, 400 रुपये से। तो कितने से बढ़ा हुआ है, 400 रुपये से। तो हम भी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। हम भी क्या करेंगे, 400 रुपये से बढ़ा देंगे। समझे अच्छे से कि नहीं समझे, नहीं समझे तो एक बार और देखिए, यहाँ नीचे देखिए, नीचे ये कैशबुक है, ये कैशबुक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए। ये कैशबुक है, ये होता है पर्टिकुलर, ये होता है कैश का कॉलम, ये होता है बैंक का कॉलम, फिर पर्टिकुलर, ये कैश का कॉलम, ये बैंक का कॉलम। मान लीजिए दोनों जगह हमारे पास पहले से कुछ पैसा है, पैसा है, 1,000 रुपया हमारे पास कैश में पड़ा हुआ है, और 1,000 रुपया हमारे बैंक में पड़ा हुआ है, पैसा है। और इस साइड जो पैसा, इस साइड को डेबिट साइड बोलते हैं, यानी जो भी पैसा आएगा वो लिखते हैं, और इस साइड लिखते हैं जो पैसा जाएगा, जो जाएगा हमारे पास से वो लिखते हैं। दोनों जगह 1,000 1,000 बैलेंस है। अब हमको एक क्रेडिटर को पेमेंट करना है चेक से, चेक से,
तो कहाँ लिखेंगे पैसा जाएगा, तो यहाँ, तो अंत में हमारे हाथ में हमारे पास बचा, हमारे पास बचा, कितना बचा, तो 600। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन हमसे गलती क्या हुई, हमसे गलती ये हुई कि ये 400 हमने यहां पे लिख दिया। हमसे गलती क्या हुई कि हमने ये 400 यहां पे लिख दिया। हमसे गलती क्या हुई कि हमने ये 400 यहां पे लिख दिया, यानी कि ये 400 नहीं लिखा, तो यानी कि जो ये 600 है वो 1000 से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा है, तो अंत में क्या 1000 ही बच जाएगा। तो जो कि होना कितना चाहिए था 600, लेकिन है कितना 1000, यानी 400 रुपए से क्या है, 400 से 400 रुपए से बढ़ा हुआ है। बैलेंस किसका हम लोग लेके चल रहे हैं, पासबुक का, तो देखेंगे किसको, कैश बुक। तो कैश बुक का बैलेंस कितने से बढ़ा हुआ है, 400 रुपए से, तो हम भी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो हम भाई, अच्छा यहाँ पे 0.123 ऐसा लिखने में गलती हो गई, तो वो माइनर मिस्टेक, आपको पता है, कुछ भी लिख सकते हैं, ABCD 1 2 3, या रोमन में लिखना है तो रोमन में लिख सकते हैं, वो आप ठीक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चेक wrongly credited in कैश कॉलम। कितना 400, सॉरी। अच्छा, लास्ट पॉइंट, ए बैंक कमीशन एंड अदर चार्ज 160 हैज बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक कमीशन एंड अदर चार्ज 160 हैज बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मतलब समझे, बैंक कमीशन 160, सॉरी, बैंक कमीशन एंड अदर चार्ज हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मतलब बैंक कमीशन एंड अदर चार्ज 160 रुपीज बैंक ने आपके अकाउंट से क्या किया, माइनस कर लिया है, लेकिन अभी तक आपने क्या किया है, कैश बुक में नहीं लिखा है, तो बैंक ने क्या किया, 160 माइनस कर लिया। तो आप, और यहाँ पे अभी आपने कुछ नहीं लिखा है, तो बैंक का बैलेंस 1 लाख, और यहाँ पे कितना होगा 99,900, 900 ही तो होगा, नहीं 840, 99,840। तो बैंक का बैलेंस 99,840। हम लोग क्या है, पासबुक का बैलेंस लेके चल रहे हैं, तो किसका बैलेंस देखेंगे, कैश बुक का। तो कैश बुक का बैलेंस देखते हैं तो क्या पाते हैं, 160 रुपये क्या है, ज़्यादा है, तो हम भी क्या कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे। बैंक कमीशन 160, और फिर आपको क्या करना है, इन तीनों को प्लस करके यहाँ पे लिखिए, 4520 प्लस 400 प्लस 160, 5080 पॉजिटिव बैलेंस है, और यहाँ पे क्या है, निगेटिव बैलेंस 5600, यानी कि आप पे कर्जा है 5600 रुपये का, और अभी आपने 5080 रुपये चुका दिया है। आप पे कर्जा है 5600 रुपये का, आपने 5080 रुपये चुका दिया है, यानी अभी भी आपको कितना चुकाना है, 520 रुपया। फिर आपने दो कर्जा और ले लिया है, फिर आपने दो कर्जा और ले लिया है, 6880 का एंड 1000 का, यानी कि कितना कर्जा ले लिया आपने, और 7880। तो टोटल कर्जा कितना हो गया आप पे, 520 प्लस 7880, 8400 निगेटिव,
यानी बैलेंस एज पर, ऊपर वाला लिख लिया आई थिंक आपने, बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर बोलिए कैश बुक, और निगेटिव है मतलब क्रेडिट बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट, जो आपको लिखना है लिख सकते हैं। ये समझ गए, ऊपर वाला बैलेंस निगेटिव है और ये बैलेंस पॉजिटिव है, तो ये क्या है माइनस और ये क्या है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, फिर क्या आया माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सभी बातें समझ में ठीक से आई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो जरूर पूछिएगा, कमेंट में लिखिएगा या चैट बॉक्स में लिखिएगा। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उससे आपको कई सारे बेनिफिट मिलेंगे और साथ ही साथ कई सारे टेस्ट देने को आपको मिल जाएंगे। तो ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। उम्मीद है कि आपको चारों समझ में आया हो। हम लोग 2 पॉजिटिव बैलेंस लिया है बैंक पासबुक का, उससे हमने कैश बुक कैलकुलेट किया है। 2 हमने पॉजिटिव बैलेंस लिया है कैश बुक एंड पासबुक का, उससे हम लोगों ने पासबुक और कैश बुक कैलकुलेट किया है। मतलब कैश बुक का पॉजिटिव निगेटिव लिया है, उससे पासबुक का बैलेंस कैलकुलेट किया है, और पासबुक का हमने पॉजिटिव एंड निगेटिव लिया है, उससे हम लोगों ने कैश बुक का बैलेंस कैलकुलेट किया। उम्मीद है कि आपको ठीक से समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा जरूर पूछिएगा। जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।